अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है हाइपरटेंशन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, उसकी न्यूअर क्लासिफिकेशन, कुछ वर्ड्स लाइक हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, इमरजेंसी, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और उसके अलावा इसके काजेज़ और ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के बारे में बात करूँगा। अब अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन की जो न्यूअर डेफिनेशन आई है, वो ये है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 या 130 से ज़्यादा आ रहा हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 या 80 से ज़्यादा आ रहा हो, 2 ओकेशंस पे और एक-एक ओकेशन पे 2 रीडिंग्स ली जाएँ, तो उसको हम लेबल कर सकते हैं हाइपरटेंशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जो न्यूअर क्लासिफिकेशन दी है ब्लड प्रेशर की, उन्होंने ब्लड प्रेशर को 4 कैटेगरीज़ में तक़सीम किया है। एक नॉर्मल, एलिवेटेड, स्टेज 1 हाइपरटेंशन एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन। नॉर्मल उन्होंने कहा है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से कम हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम हो, तो ये नॉर्मल है। एलिवेटेड उन्होंने कहा है कि 120 और 120 से लेके 129 के बीच में अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम हो, तो इसको उन्होंने एलिवेटेड कंसिडर कहा है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन उन्होंने कहा है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 130 से लेके 129 139 तक हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 80 से लेके 89 तक हो, तो उन्होंने कहा है कि ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन उन्होंने कहा है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 या 140 से ज़्यादा हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या 90 से ज़्यादा हो, तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। अब कुछ अल्फाज हैं हाइपरटेंशन से रिलेटेड: हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, इमरजेंसी और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैं आपको ये सही से समझाता हूँ इनमें क्या फ़र्क है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का मकसद है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 180 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 से ज़्यादा हो, लेकिन कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज ना हुआ हो, तो इसको हम कहेंगे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। टारगेट ऑर्गन में क्या-क्या आ जाता है? जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, इनमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ, तो इसको हम कहेंगे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। अब हम अगर बात करें हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की, तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 180 से बढ़ गई हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 से बढ़ गई हो या हाइपरटेंशन हो, और उसके साथ अगर मेन चीज़ है टारगेट ऑर्गन डैमेज हो, तो उसको हम कहेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अब टारगेट ऑर्गन डैमेज में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर और आयोर्टिक डायसेक्शन हो सकता है। अगर हम ब्रेन की बात करें, तो उसमें स्ट्रोक और एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। किडनीज़ की बात करें, तो उसमें प्रोटीनूरिया, हेमाचूरिया और एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। अब अगर हम बात करें मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की, जिसके नाम से पता चलता है कि इसमें कोई चीज़ रैपिडली राइज़ हो रही हो। एक नॉर्मल बंदा था, उसका अब रैपिडली राइज़ हो रहा है ब्लड प्रेशर, उसको हम कहेंगे कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो रहा है। अब उसकी कोई एग्ज़ैक्ट डेफिनेशन है, वो मैं समझाता हूँ। यहाँ एक पेशेंट है जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन था। प्रेशर्स उसके ऑलमोस्ट कंट्रोल में रहते थे, लेकिन अब उसके रैपिडली राइज़ होना शुरू हो गए हैं, तो उसको भी हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में कंसीडर करेंगे। अब रैपिडली राइज़िंग की वजह से इसका नाम मैलिग्नेंट दिया गया है। अब इसकी डेफिनेशन में ये आता है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 200 से ज़्यादा हो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 120 से ज़्यादा हो, उसके साथ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेटिनल हेमरेजेस और एक्सीडेट्स आएँ, तो और उसके साथ पेप्टिलोइडेमा मिल भी सकती है, ना मिल सकती है, और रीनल फेलियर भी मिल सकता है। तो ये चीज़ रेटिनल हेमरेजेस और एक्सीडेट्स अगर आएँ इस वैल्यू के साथ, तो इसको हम कहेंगे कि ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। ये मैंने वैसे से ली है लाइन। अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की एक पैथोलॉजिकल मार्कर है, जो कि मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, कि हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जो कि सीवियर हाइपरटेंशन की वजह से होता है। ये एक पैथोलॉजिकल हॉलमार्क होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का। अब अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन की, तो ब्लड प्रेशर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक कार्डियक आउटपुट, दूसरा पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट की बात करें, तो वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पे। अब स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट ओवरऑल 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक ब्लड वॉल्यूम पे, एक कार्डियक फैक्टर्स पे। अब ब्लड वॉल्यूम फिर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, सोडियम होम्योस्टेसिस पे, मिनरलोकार्टिकोस्टेरॉइड्स पे और एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड पे। अब इनमें से कोई चीज़ बढ़ेगी तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब कार्डियक फैक्टर्स की बात करें, तो हार्ट रेट
हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तब भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी और तब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तब भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें पेरिफेरल रेजिस्टेंस की, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक ह्यूमरल फैक्टर, दूसरे न्यूरल फैक्टर और तीसरे लोकल फैक्टर। अब अगर हम बात करें ह्यूमरल फैक्टर्स की, तो उसमें 2 किस्म के आते हैं। एक होते हैं कंस्ट्रक्टर, दूसरे होते हैं डायलेटर। अब कंस्ट्रक्टर की बात करें तो एंजियोटेंसिन 2, एंडोथेलियंस, थ्रोम्बोएक्सिन्स एंड कैटेकोलामाइन्स, ये सारे क्या करते हैं, आर्टरीज़, पेरिफेरल जो आर्टरीज़ आर्टेरियोल्स होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। अब अगर हम डायलेटर्स की बात करें, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, काइनिन और नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है, ये क्या करता है, वेज़ोडाइलेशन करवाता है और वेज़ोडाइलेशन करवाने की वजह से वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस, अब अगर वेज़ोडाइलेशन होगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी और ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब अगर हम बात करें न्यूरल फैक्टर्स की, तो उसमें भी 2 किस्म के आ जाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर, एक डायलेटर। अगर अल्फ़ा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अगर बीटा रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो ब्लड प्रेशर कम होगा, क्योंकि वो डायलेटेड इफेक्ट दिखाएंगे। अब अगर हम बात करें तीसरा फैक्टर जो कि है लोकल फैक्टर्स, जो कि टिश्यू फैक्टर्स होते हैं, जिसमें पीएच और हाइपोक्सिया आ जाती है, ये 2 वो फैक्टर हैं जो कि ब्लड प्रेशर को ऑटो रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स और काजेज़ ऑफ ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के, तो उसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं। एक होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एसेंशियल हाइपरटेंशन जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 90 टू 95% ऑफ द कैटेगरीज़। अब उसके बारे में कहा जाता है कि इसका कोई काज़ मतलब मालूम नहीं है, इडियोपैथिक काज़ेज़ हैं। उसमें लेकिन कहा जाता है कि 2 फैक्टर्स होते हैं, एक जेनेटिकल फैक्टर, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिकल फैक्टर्स में देखा गया है कि मोर देन 60 लोकाएँ हैं जीन्स की जो कि ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। उनमें थोड़ी-थोड़ी चेंजेज़ आके फिर जो है ना ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा होता है। और उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो अगर फिज़िकल इनएक्टिविटी हो गई, ओबेसिटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, टाइप ए पर्सनैलिटी, तो ये भी फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं और एसेंशियल हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काजेज़ 4 कैटेगरीज़ में तक़सीम किए गए हैं। एक रीनल काजेज़, एंडोक्राइन काजेज़, कार्डियोवैस्कुलर काजेज़ और न्यूरोलॉजिकल काजेज़। जो मोस्ट कॉमन काजेज़ होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, वो होते हैं रीनल काजेज़। अब रीनल काजेज़ में अगर देखा जाए तो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, क्रोनिक रीनल फेल्यूर, वेस्कुलाइटिस एंड पॉलीसिस्टिक डिजीज़, ये कुछ काजेज़ हैं रीनल काजेज़ जो कि हाइपरटेंशन करवाते हैं। स्पेशली अगर यंग एज वाले पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ और मिल रहा होता है, तो हम उसमें सबसे पहले रीनल काजेज़ को रूल आउट कर रहे होते हैं। अब उसके बाद अगर एंडोक्राइन काजेज़ की बात करें तो उसमें कुशिंग सिंड्रोम, फियोक्रोमोसाइटोमा, एक्रोमेगाली और हाइपरथायराइडिज़म, ये कुछ काजेज़ हैं जो कि हाइपरटेंशन करवा रहे होते हैं। उसके बाद अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो उसमें कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा या कोई ऐसा फैक्टर जो कि कार्डियक आउटपुट बढ़ाए या कोई ऐसा फैक्टर जो कि एआर्टा की रिजिडिटी बढ़ा दे, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हाइपरटेंशन करवाते हैं। अब अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल काजेज़ का, जो कि इरफान मसूद ने नहीं लिखा हुआ, उसमें आ जाते हैं साइकोजेनिक काजेज़। कुछ साइकोजेनिक कंडीशन है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, या कोई ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज़्ड हो, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। स्लीप एपनिया हो गया और एक्यूट स्ट्रेस जैसे कोई सर्जरी वगैरह हो, तो उसके बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये हो गए सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काजेज़। इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।